हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर। जैसे कि हम जानते हैं, दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस का आजकल अनाउंसमेंट हो रहा है 2021 के लिए। कुछ कैटेगरीज़ में इनका अनाउंसमेंट हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में बाकी के बचे हुए कैटेगरीज़ में इनका अनाउंसमेंट होगा और कुछ महीनों के बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो कितना कुछ आप जानते हैं नोबेल प्राइजेस के बारे में। ये नोबेल प्राइजेस हैं क्या, कब से स्टार्ट हुए, क्यों दिए जाते हैं, कितनी कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं और जिसके नाम पे ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल, उसकी जीवन के बारे में आप कितना जानते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में इन सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ। उनके फादर एक इंजीनियर थे जो कि बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करते थे। साथ ही एक इन्वेंटर भी थे जो कि रॉक्स को अलग अलग तरीक़ों से किस तरह से ब्लास्ट किया जाए उन सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अल्फ्रेड नोबेल के जन्म के बाद उनके फादर को अपने बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ और उन्होंने प्लान किया अपने बिजनेस को दूसरे किसी शहर या देश में शिफ्ट करने के लिए। एज ए रिजल्ट उन्होंने मूव किया फिनलैंड और उसके बाद वो शिफ्ट हो गए रशिया में, जहाँ पे उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स बनाने स्टार्ट किए और उन इक्विपमेंट्स को रशियन आर्मी को सप्लाई करना स्टार्ट किया। उनका बिजनेस वहाँ ग्रो करता है और 1842 में वो अपनी फैमिली को फाइनली स्वीडन से रशिया शिफ्ट करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल और उनके भाइयों की एजुकेशन एक टाइम तक रशिया में ही कंप्लीट होती है। 17 ईयर्स की एज में अल्फ्रेड नोबेल को स्वीडिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश इन सारी लैंग्वेजेस पे लिखने और बोलने में अच्छी कमांड मिल जाती है। हालांकि अल्फ्रेड नोबेल का इंटरेस्ट लिटरेचर में होता है, लेकिन उनके फादर चाहते थे कि वो केमिकल इंजीनियरिंग में फर्दर स्टडी करें और उसी चीज़ के लिए उनको पेरिस भेज दिया जाता है। और यहाँ मुलाकात होती है उनकी एक इटालियन केमिस्ट से, जिसने नाइट्रोग्लिसरीन नाम के एक हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड का इन्वेंशन किया हुआ था। ये लिक्विड इतना डेंजरस था कि इसका नॉर्मल एक्सपेरिमेंट और यूज़ के लिए भी इसको काफ़ी हार्मफुल समझा जाता था। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल का इंटरेस्ट इस नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर काफ़ी डेवलप हो गया और वो ये सोचने लगे कि किस तरीके से इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जा सकता है। वहाँ से लौटने के बाद रशिया में उन्होंने अपने फादर के साथ मिलके इस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और ये सोचा कि किस तरीके से इसको कमर्शियली और टेक्निकली कंस्ट्रक्शन वर्क और इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रीमियन वॉर के बाद रशिया में उनके बिजनेस को फिर से नुकसान होता है और इस बार वो प्लान करते हैं वापस स्वीडन शिफ्ट होने की। स्वीडन वापस आने के बाद भी अल्फ्रेड नोबेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कुछ हादसे भी हो गए। उन हादसों में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें उनके खुद के छोटे भाई भी थे। इस वजह से लोकल अथॉरिटी ने स्टॉकहोम सिटी लिमिट के विद इन इन एक्सपेरिमेंट्स पे बैन लगा दिया। लेकिन किसी तरीके से अल्फ्रेड नोबेल इन एक्सपेरिमेंट्स को करते रहे और फाइनली 1866 में उनको कामयाबी मिलती है, जिसमें वो नाइट्रोग्लिसरीन को फाइन सैंड पार्टिकल्स के साथ में मिलाकर एक पेस्ट बनाते हैं और उसको सॉलिड करते हैं और उसका नाम रखते हैं डायनामाइट। तो यहाँ पे वो इन्वेंट करते हैं डायनामाइट को। साथ ही डेटोनेटर, जिसको कि ब्लास्टिंग कैप्स बोलते हैं, उसका भी वो इन्वेंशन करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हाईली एक्सप्लोजिव थी और ब्लास्ट पर्पस से यूज़ किए जाते थे। इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उस टाइम की, जो कि रॉक्स को ब्लास्ट करते थे, उन सारी चीज़ों के लिए उनको काफ़ी मदद मिलने लगी और इन सब चीज़ों की वजह से डेटोनेटर और डायनामाइट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई कमर्शियल पर्पसेस के लिए। और एज ए रिज़ल्ट अल्फ्रेड नोबेल ने लगभग 20 देशों में 90 फैक्ट्रीज सेटअप करी और उस समय के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक माना जाता था अल्फ्रेड नोबेल को। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स दूसरे एरियाज में भी कंटिन्यू रखे, जैसे कि सिंथेटिक रबर और लेदर, आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए भी वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। जब उनकी डेथ हुई 1896 में, उस समय उनके नाम पे 355 पेटेंट्स थे। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ से पहले उन्होंने एक लास्ट विल लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो बची हुई प्रॉपर्टी, जो असेट है, उसको वो दान देंगे और उस दान के थ्रू नोबेल प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बताई जिसमें लोगों ने एक्सेप्शनल काम किया होगा ह्यूमैनिटी के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करके उनको ये प्राइजेस दिए जाएंगे। वो अलग अलग कैटेगरीज थी जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, लिटरेचर में और पीस में। लेकिन जो उनकी ये लास्ट विल थी उसको उनके रिलेटिव्स और जो अलग अलग देशों की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस पर क्वेश्चन किया। वो एग्री नहीं हुए उनके उस विल को मानने में। लेकिन जो उनके एग्जीक्यूटर्स थे, जो उनकी विल को एग्जीक्यूट करने वाले नॉमिनी थे, जो 2 लोग थे, उनको 4 साल लग गए सारे पार्टीज़ को, सारे लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज़ को कन्विंस करने में कि हमें अल्फ्रेड नोबेल की लास्ट विल को उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। और एज अ रिजल्ट 1901 में पहली बार नोबेल प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम अल्फ्रेड नोबेल के विल की बात करें तो उस विल में ऐसा था क्या? तो अल्फ्रेड नोबेल की अपनी खुद की कोई फैमिली थी नहीं कि जिसको वो वेल्थ पास ऑन हो सके। तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ को अपने रिलेटिव्स, अपने साथ काम करने वाले कुछ लोग, उनके एग्जीक्यूटर्स, जो उनकी विल को एग्जीक्यूट करने वाले जो 2 नॉमिनी थे वो, और साथ ही जिन लोगों ने उनकी सेवा की थी जैसे उनके गार्डनर्स, उनके सर्वेंट्स, उन सारे लोगों को कुछ पोर्शन अपनी वेल्थ का दिया। और जो बचा हुआ पोर्शन था उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस बचे हुए पोर्शन को एक फंड के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा जिसको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके उसका जो इंटरेस्ट आएगा, एनुअल इंटरेस्ट, उसको इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करके जो ये 5 प्राइजेस की उन्होंने डिक्लेयर किया था उनको दिया जाएगा। अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल की उस समय की वेल्थ की जो उन्होंने दान की थी प्राइजेस के लिए, वो थी 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि उस समय के 26 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर थी। इन प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए नॉमिनीज को उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए प्रपोज किया। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए उन्होंने कहा स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है वो इसको करेगी। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम। लिटरेचर के लिए अकेडमी इन स्टॉकहोम। पीस के लिए उन्होंने कहा कि नॉर्वियन स्टॉटिंग जो वहाँ की सुप्रीम लेजिस्लेटर है, वहाँ एक 5 मेंबर की एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी जो है वो सेलेक्ट करेगी नॉमिनी को पीस प्राइज़ की कैटेगरी के लिए। और इन प्राइजेस को देने में उनका ये कहना था कि हमें नेशनलिटी नहीं देखनी चाहिए और ये भी नहीं देखना चाहिए कि वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से हों, वो कहीं से भी हो सकते हैं। अगर हम नोबेल प्राइजेस की कैटेगरीज की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल ने ये ही 5 कैटेगरीज को सेलेक्ट किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये वो एरियाज थे जिसमें वो काम करते रहे और एसोसिएटेड थे। लिटरेचर में उनका खुद का इंटरेस्ट था। पीस कैसे आया इन प्राइजेस की कैटेगरीज में? तो उनके साथ कुछ समय के लिए एक सेक्रेटरी ने काम किया जो कि बाद में ऑस्ट्रिया शिफ्ट हो गई, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रही और उनके बीच में लेटर्स के थ्रू करस्पॉन्डेंस चलता रहा जिससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। तो वो लेडी पीस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और उनके लिए काम करती थी, जिसकी वजह से अल्फ्रेड नोबेल ने पीस को भी इन कैटेगरीज में इंक्लूड किया। तो उस समय अल्फ्रेड नोबेल ने 5 नोबेल प्राइजेस की कैटेगरीज के बारे में बात की थी, लेकिन आज के डेट में 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है जिसमें इकोनॉमिक साइंस भी इंक्लूड है। तो ये इकोनॉमिक साइंस कहाँ से आया, ये कब इंक्लूड हुआ इसके अंदर, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो हुआ ये कि 1968 के अंदर स्वीडन की सेंट्रल बैंक वेरिजिस रिक्सबैंक की 300th एनिवर्सरी थी और इस एनिवर्सरी पे उन्होंने नोबेल को डिवोट करने के लिए उनके ट्रिब्यूट में एक फंड जो है वो नोबेल फाउंडेशन को दिया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इकोनॉमिक साइंस के अंदर इस प्राइज़ को देंगे इस चैरिटेबल फंड के थ्रू। और तब से ये प्राइज़ दिया जाने लगा जिसकी स्टार्टिंग 1969 से हुई। ये प्राइज़ दिया जाता है वेरिजिस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस के नाम से, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में है और ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम के थ्रू। इन सारे ही नोबेल प्राइजेस को देने की जो सेरेमनी है, प्रोसेस है, वो वेन्यू है, वो एक जैसा ही होता है। इसलिए इस इकोनॉमिक प्राइज़ को भी नोबेल प्राइज़ की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। लेकिन टेक्निकली ये इकोनॉमिक साइंस में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज़ ये वो नहीं है जिसको डिक्लेयर किया था अल्फ्रेड नोबेल ने।
बट आज के डेट में इसको कंसिडर किया जाता है कि ये भी उसका एक पार्ट है। नोबेल प्राइज के विनर्स को लॉरिएट्स कहा जाता है। अगर एक कैटेगरी में एक से ज़्यादा जॉइंट विनर्स हैं तो वो प्राइज मनी इक्वली डिवाइड होती है 2 या 3 लोगों में, लेकिन 3 से ज़्यादा लोगों में नहीं। पीस प्राइज को छोड़ के बाकी कैटेगरीज के जो प्राइजेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टॉकहोम स्वीडन में होती है, जहां पे स्वीडन का किंग इन प्राइजेस को लॉरिएट्स को हैंडओवर करता है। और वहीं पीस प्राइज जो है वो ओस्लो नॉर्वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां पे नॉर्वे का किंग तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उस कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो प्राइजेस को हैंडओवर करता है लॉरिएट्स को। तो जो ये नोबेल प्राइज़ विनर्स होते हैं इनको क्या चीज़ें मिलती हैं? इनको बेसिकली 3 चीज़ें दी जाती हैं: नोबेल प्राइज़ डिप्लोमा, नोबेल प्राइज़ मेडल, नोबेल प्राइज़ अमाउंट, जो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंफर्म करता है कि इनको एक अमाउंट दिया जाएगा। जो मेडल इनको दिया जाता है वो 18 कैरेट का गोल्ड मेडल होता है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन और लिटरेचर में लगभग आइडेंटिकल होता है, सेम सा होता है। लेकिन पीस और इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में जो मेडल मिलता है उसमें हमको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं। 2021 में जो अवार्ड मनी दी जा रही है वो दी जा रही है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि लगभग 8.5 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। तो हम सारे लोगों को ये तो पता था कि नोबेल प्राइज़ दुनिया का एक प्रेस्टीजियस, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ है, लेकिन शायद कुछ ही लोगों को इन सारी डिटेल्स के बारे में पता होगा कि ये क्यों दिए जाते हैं, किन कैटेगरीज में दिए जाते हैं, कब स्टार्ट हुए और अल्फ्रेड नोबेल की विल क्या थी इन प्राइजेस को देने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू सो मच।